देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में first point was that charge is quantized. It has the smallest value, fixed value, which is 1e, which is equal to how much? Coulombs, बराबर? Okay. Second, there are two types of charges, positive and negative. Opposite charges attracts each other and like charges repels each other, बराबर? Fourth point हम लोगों ने देखा था, force of attraction between two charged particles is given by K Q1 Q2 upon R square, where value of K is 1 in which unit? CGS unit, बराबर? तो K is 1 in CGS unit and formula for K is 1 upon 4 pi epsilon naught. ठीक है, ये तुम लोगों को फिजिक्स में काम आएगा. इसके बाद हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स is given by K Q1 Q2 by R. ठीक है, where R is what? R क्या है यहाँ पे? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स. हाँ, ये रेडियस नहीं है, तो ये चाहिए तो लिख के रखना. R is what? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स. R is distance between two charged पार्टिकल्स. ओके, अब नेक्स्ट. हाँ, बाय द वे, एक फॉर्मूला की बुक बना के रखना. 100 पेज की एक हर एक की बुक रहनी चाहिए. नेक्स्ट लेक्चर में चेक करूँगा. एंड जितने भी फॉर्मूलाज हो रहे हैं वो तुम लोग हर लेक्चर के बाद लिखोगे. ठीक है. अब इसके बाद 6th पॉइंट इज, लिखो, द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड व्हेन अ, लिखना स्टार्ट करो, व्हेन अ particle carrying charge Q is accelerated by a potential difference V volts is given by. ठीक है, ये जरा समझ लेते हैं पॉइंट. ये ऐसी वाली ट्यूब सबने देखी है. ठीक है, इसमें दोनों तरफ क्या लगाए हुए रहते हैं? इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स किसको कनेक्टेड रहेंगे? बैटरी को. बैटरी का छोटा वाला टर्मिनल क्या रहता है? नेगेटिव. बड़ा वाला, तो ये वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव बन गया, ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बन गया. एंड नाउ इन दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड आई हैव प्लेस्ड वन चार्ज पार्टिकल्स कैरिंग चार्ज, लेट अस से Q1 हैविंग -1e चार्ज. ठीक है, -1e चार्ज. जैसे ही मैं बैटरी ओपन करूंगा, ऑन करूंगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. दिस -1e चार्ज विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव. तो जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा, इट विल गेन सम एनर्जी. विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. समझ में आ रहा है? इस काइनेटिक एनर्जी को अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है. समझ में आ रहा है? तो बाय द वे डेफिनेशन समझ, मतलब पॉइंट समझ में आ रहे हैं. अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा नहीं है, बट पार्टिकल कैरिंग चार्ज Q इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट. ठीक है. अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, केमिस्ट्री में हम लोग इसको सिर्फ E लिखते हैं. काइनेटिक एनर्जी जिसे हम लोग सिर्फ E लिखेंगे, विल डिपेंड ऑन. ठीक है, ध्यान दो. एक चार्ज पार्टिकल है कैरिंग चार्ज -1. दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2 कैरिंग चार्ज -5e. ठीक है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? -1e का या -5e का? -5e का, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा. अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा. समझ में आ रहा है? तो एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ द पार्टिकल Q. बराबर है. एंड फिर जरा बैटरी के बारे में सोचते हैं. सी, लेट अस से कि पहले मैंने 1 वोल्ट की बैटरी यूज की है, एंड बाद में ये 1 वोल्ट की बैटरी निकाल के आई एम यूजिंग अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट्स.
किस में ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, 1 वोल्ट में या 10 वोल्ट्स में? बराबर 10 वोल्ट्स में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो इट विल मूव फास्टर। तो एनर्जी गेन्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन Q एंड V और प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू V। समझ पा रहे हो? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू V। ये सेम फॉर्मूला तुम लोग फिजिक्स में भी यूज करते हो, वहां पे तुम लोग इसे बोलते हो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है, W इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ऑब्वियस है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन एंड इसका फॉर्मूला क्या रहता है? Q इंटू V। केमिस्ट्री में हम लोग इसको काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, बट फिजिक्स में तुम लोग इसको इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलोगे, दोनों के फॉर्मूला सेम रहने वाले हैं, ठीक है, लिख दो, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द energy gained when a particle carrying 1e charge is accelerated by a potential difference of 1 volt। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है, चलो अप्लाई करो, आंसर बताओ। तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? 1e, ये यूनिट है, फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ वोल्ट? 1 वोल्ट। तो 1 इंटू 1 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 1। एंड यूनिट क्या बन रहा है? EV। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EV? E का फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉन, V का वोल्ट, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा EV का? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ समझ में आ रहा है? नाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो EV इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? हाँ, एनर्जी। इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर वर्क डन। वर्क डन में भी एनर्जी हम लोग काउंट करते हैं। तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है? एनर्जी का अगर सबसे छोटा कोई यूनिट है तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल्स। बराबर। तो नाउ लेट अस कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल्स। समझ में आ रहा है? तो कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जूल्स। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, ये बाय द वे ये ऐसा यूनिट है। इलेक्ट्रॉन एंड वोल्ट में विच वन इज ऐसा यूनिट? वो हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 यूनिट्स है, एक इलेक्ट्रॉन है, वोल्ट इज दी ऐसा यूनिट। बराबर। तो कौन सी चीज ऐसा यूनिट में नहीं है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा यूनिट था? किस चीज का यूनिट था? चार्ज का। बराबर। व्हाट इज दी ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड कूलम्स? 1 इलेक्ट्रॉन इज 1 E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ? पक्का? ओके। तो फाइनली 1 EV को जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो वोल्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं, वी नीड टू कन्वर्ट E। एंड 1 E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। इलेक्ट्रॉन को मैंने कूलम्स में कन्वर्ट किया, वोल्ट को करने की जरूरत है क्या? तो वो एज इट इज रहेगा वैसे के वैसे। फॉलो कर पा रहे हो? कूलम इंटू वोल्ट इज नथिंग बट जूल्स। ये पढ़ाई का तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, वापस यहाँ पे अगर इसका प्रूफ चाहिए तो इधर ऊपर ही है, इरेज कर दिया, निकाल दिया, है ना। तो एनर्जी का यूनिट हम लोगों ने क्या बोला था? Q इंटू V, या फिर W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू Q इंटू V। बराबर। W इलेक्ट्रिकल मतलब वर्क डन। वर्क डन का यूनिट क्या रहता है? जूल्स। Q का यूनिट कूलम्स, ऐसा यूनिट की बात हो रही है। एंड वोल्ट का यूनिट वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो कूलम वोल्ट इज नथिंग बट जूल्स, याद रखना। ठीक है, ओके। इसमें कोई भी दिक्कत? यही डेरिवेशन हम लोग इधर भी ऊपर कर सकते थे कि अगर तुम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 1 E जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले अगर 1 E की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 1 E इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम्स? 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ रहा है? 1 E के बदले ये पुट करता तो 1 इंटू 1.6 कितना आंसर आता? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। एंड कूलम वोल्ट इज नथिंग बट जूल्स।
समझ में आ रहा है? डेरिवेशन करने की बहुत सारे मेथड्स हैं, अभी के लिए ये वाला डायरेक्ट लिख दो अच्छे से। तो एक नया यूनिट कन्वर्जन मिल गया, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? मम्मी ने दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, लिख दो। ये पीछे लिखना, मतलब सारे यूनिट कन्वर्जन लास्ट पेज पे रखना, ठीक है, चैप्टर के हेडिंग के साथ, कि इस चैप्टर में ये यूनिट कन्वर्जन हम लोगों को यूज़ करने पड़ते हैं, तो सॉल्विंग के टाइम पे इजी जाएगा। ठीक है, लास्ट बेंचेस में देखो ज़रा, किसी का वॉलेट दिख रहा है क्या? बेंचेस में नीचे कुछ बैग में चेक किया है क्या? टिफिन चाहिए? नहीं, ओके। है? नहीं है भाई, लिखो। टिफिन खाली है कि भरा हुआ है? अच्छा छोड़ दो, एक मत, पता चल रहा है कि 4 दिन पहले का रहेगा। हाँ, सुमेध हरणे आलाय, स्मित आलाय, स्मित वाडे नाही। कोई दिक्कत? ओके, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। 2-3 क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्मूला के ऊपर, आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एनर्जी गेन्ड व्हेन 10 particles carrying 5e charge are accelerated by a potential difference of 2.5 volts। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। सी, हम लोगों का फॉर्मूला क्या है एनर्जी का? हाँ, कितना है? Q इंटू वी, आराम से देखते हैं। Q इंटू वी बराबर, करेक्ट आंसर बाय द वे। बट यहाँ पे दिस फॉर्मूला इज फॉर 1 सिंगल पार्टिकल, समझ में आ रहा है? बट क्वेश्चन में क्या कर दिया, कितने पार्टिकल्स लिख दिए? 10 पार्टिकल्स, तो यहाँ पे एक n मल्टीप्लाई हो जाता है, वेर n इज व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाँ मतलब 10। ठीक है, समझे? तो अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकाल दो। इन ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी जूल्स। ठीक है, जूल्स में भी निकालना है। ओके, सो पहला इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आंसर तो सबको आ गया होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 10 इंटू चार्ज इज 5e इंटू वोल्टेज इज 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो 25 5 125, तो वो 12.5 बन जाएगा, या फिर 10 इंटू 2.5 25 25 5 125। ठीक है, तो 125 यूनिट क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू जूल्स। तो क्या करेंगे, 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स से। समझ में आ रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाद में चेक कर लेना। इसके लिए एक और एक ट्रिक बता सकता हूँ, मतलब देखो, ये ट्रिक्स बोलने के बदले बेसिक मैथमेटिक्स है, धीरे धीरे तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा। अगर 1 है तो 1 ही है, ठीक है, बट 1.25 कैन बी रिटन एज 10/8, पता होगा, ठीक है। 10 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 1.25 बनता है, ठीक है। और 1.5 को क्या लिख सकते हैं वैसे ही? 3/2, 3 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो? 1.6 ना ना ना, ये 125 1.25 वैसे बोल रहा हूँ। 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2, 1.75 7/4। ये ऐसे मतलब तुम्हारे दिमाग में आते हैं ऐसे नंबर्स, धीरे धीरे आने चाहिए, मतलब जैसे जैसे सॉल्व करोगे ना तो ये कौन से फ्रैक्शन में आते हैं, क्योंकि सी 125 से मल्टीप्लाई करने के बदले इट इज बेटर टू मल्टीप्लाइड बाय 10/8। समझ में आ रहा है? 8 से डिवाइड इजीली हो सकता है। अब ये 125 नहीं है, ये क्या है? सॉरी, ये 1.25 नहीं है, ये क्या 125 है। 125 है तो ऊपर वाले नंबर को 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 1000/8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। फिर बाद में 8 का टेबल सबको आता है, 8 1 8 8 2 जा, फिर 200 आंसर 200 आ जाएगा, 200 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। समझे? ठीक है, ये फ्रैक्शंस धीरे धीरे तुम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो सब खुद से समझ में आने लग जाएंगे कि ये कैसे आते हैं, क्या आते हैं, ठीक है। ओके,
या फिर डायरेक्ट 1.6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 16 का टेबल भी सबको आता ही होगा, ठीक है। ओके लिख दो। नेक्स्ट थोड़ा और आगे खींच रहे हैं इसको, पहले जो किया है उससे ही रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज पहले सिंपल, फाइंड द एनर्जी गेन्ड when 1 mole electron are accelerated by a potential difference of 1 volt, ठीक है, समझे। ये पहले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे कितनी आएगी, एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V, तो कितना होगा 1E इंटू 1 वोल्ट कितना होता है 1 EV। इसमें कोई दिक्कत, 1 EV इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, बराबर। बट ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, ये कितने अमाउंट के लिए पूछा है 6.2। हाँ, एक मोल के लिए, बराबर। एंड 1 मोल कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स, वेरी नाइस, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज आया, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको रिली समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, पक्का। तो चार्ज एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन is 1.6 into 10⁻⁻19 joules. तो what will be the energy of 6.022 into 10⁻23? इसका आंसर किसी को याद है? ओके नहीं याद है, करो सॉल्व, समझेगा। चलो मैं बताता हूँ। अब देखो, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिल रहा है 1.6 into 10⁻⁻19 इस इंटू 6.022 into 10⁻23। इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है 9.6 into 10⁻⁴ एंड इसका एग्जैक्ट आंसर आता है 96,487। एंड 96,487 को हम लोग राउंड ऑफ करके लिखते हैं 500, याद है कुछ ऐसा, विच इज 96,500 जूल्स पर मोल। पर मोल मतलब फॉर 1 मोल। ये सेम हम लोगों ने और एक जगह पे यूज किया था फैराडे के लिए, 1 फैराडे इज इक्वल टू 500 कूलम्स। समझ में आ रहा है। एंड वही यहाँ पे भी हो रहा है। क्यों यहाँ पे, मतलब सेम कैलकुलेशन कैसे आ रहा है, क्योंकि ये जो E है उसी को हम लोग वापस मोल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बे, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगाड्रोस नंबर, जिसका आंसर 96,500 रहता है। समझ में आ रहा है कुछ, पक्का कुछ दिमाग में घुस रहा है, फास्ट नहीं हो रहा है ना ये, मतलब पहले किया इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन डायरेक्ट बता दिया, चलेगा। अब इसके बाद इसमें ध्यान दो, तो एक ट्रिक बना रहे, दिस इज नॉट अ यूनिट कन्वर्जन, एक ट्रिक बना रहे हैं। ट्रिक इज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक इलेक्ट्रॉन के लिए पहले जो निकाला था 1 EV आया था। एंड उसको अगर हम लोगों ने पर मोल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं पूरे एक मोल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 1500 जूल पर मोल। तो ये यूनिट कन्वर्जन नहीं है, बट इट बिकम्स 96,500 जूल पर मोल, ठीक है। लिख दो। ये मैंने बताया पूरा, अब इसके बाद वाला तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट, ठीक है। सॉरी, वही मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल के डायरेक्ट मोल्स में कन्वर्ट करने हैं। मतलब एक मोल का कैलकुलेशन दिया होगा तो यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6.022, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, वैसा। तो तुम पहले एक मोल के लिए या फिर 2 मोल दिया है तो 2 पार्टिकल्स के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे एंड देन यू यूज इट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, तो मतलब मोल्स के कैलकुलेशंस जो है वो मोल्स की तरीके से करने की ज़रूरत ही नहीं है, पार्टिकल्स के हिसाब से ही करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी इस क्वेश्चन में समझेगा ये कैसे यूज़ करना है। देखो, तो क्वेश्चन इज फाइंड एनर्जी गेन्ड बाय 3 मोल particles carrying 2e charge accelerated by
5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये वापस मोल्स के टर्म्स में क्वेश्चन आया हुआ है, बट इसको मोल्स के टर्म्स में कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू N इंटू Q इंटू V। समझ पा रहे हो? इसको Q इंटू V के टर्म्स में ही सॉल्व करो, मतलब N नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कितने हैं, 5 मोल्स है। मोल्स को लिखो ही मत, 5 मोल्स नहीं, कितने 3 मोल्स है, तो 3 मोल्स में 3 मोल का कन्वर्जन करो ही मत, डायरेक्ट यू विल टेक 3, समझे। फिर बाद में चार्ज एंड फिर वोल्टेज, जो भी आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, फिर बाद में उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है सिर्फ, तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो अपने आप मोल्स में हो जाएगा। तो ये स्टेप बच जाएगी ना हर टाइम पे, और ये बड़ा नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करने में मतलब टाइम लगता है। कुछ ग्रास्प हो रहा है? पक्का? ओके। ये यूनिट कन्वर्जन नहीं है, ये ट्रिक है कि डायरेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो करो ये बाकी वैल्यूज पुट करो एंड फाइनल आंसर बताओ। इन किलो जूल्स, अब थोड़ा मतलब बार बार क्या सेम ना, इन किलो जूल्स, तो तुम लोगों को आंसर जूल्स में आएगा, जिसे फाइनली किलो जूल्स में कन्वर्ट कर देना। 2895 किलो। अगर फिर भी किसी को दिक्कत होगी तो 3 इंटू 2E इंटू 5 वोल्ट, जिसका आंसर आएगा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देन यू विल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 96,500 जूल्स, ठीक है। तो 3 जीरोज है, तो 1 2 3 जीरोज लगा दिए। 3 5 जा 15, तो 5 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 1 कैरी फॉरवर्ड वापस हो गया, एंड फिर बाद में 3 9 जा 28 प्लस 1 एक कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था 29, तो 29 lakhs 95,000। ओह यस करेक्ट, हाँ ओके 28 हो रहा है, हाँ 27 नब है, हाँ माय बैड, ठीक है। तो ये जूल्स में आंसर आया एंड इट विल बिकम 28,000 नहीं सॉरी, हाँ 2,895 किलो जूल्स। कोई दिक्कत? समझे? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट अगेन हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ के हो चुके वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था, डाल्टन्स थियरी। डाल्टन्स थियरी में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स गलत थे, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट किया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा था, इलेक्ट्रॉन। किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन। फिर बाद में उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में कैसे था, पूरे एटम का चार्ज, हाँ पूरे एटम का चार्ज पॉजिटिव, एंड उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहने वाले, तो ओवरऑल एटम बिकम्स न्यूट्रल, बराबर। उसके बाद फिर बाद में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था, एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूट्रॉन चैडविक ने की थी, ठीक है, वाया न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। वो हम लोगों ने लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। फिर बाद में रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड ने मतलब बोर्स की थियरी को करेक्ट प्रूव करने के लिए कोशिश की, तो उन्होंने क्या सोचा कि बड़े एटम्स के ऊपर छोटे एटम्स बम्बार्ड करेंगे। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था उनका, हाँ सारे के सारे ऐसे रिपेल आउट हो जाएंगे, बाउंस बैक हो जाएंगे, बराबर। बट बाद में ऑब्जर्वेशन में क्या मिला, हाँ सारे के सारे स्ट्रेट अवे निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे, एंड मतलब लाखों में एक ऐसे पीछे आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या था कि मतलब कंप्लीट एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस, ठीक है, एंड एट द सेंटर देयर इज सम डेंस न्यूक्लियस, बराबर, पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस विच ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस, बराबर। ओके, अब इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे। इसका सबसे पहला लिमिटेशन क्या था, अ रिवॉल्विंग बॉडी लूजेस एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन शुड फॉलो अ स्पाइरल पाथ एंड कोलाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, याद है ये। एंड इसका दूसरा लिमिटेशन था, देख लो, कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम की एक चीज रहती है जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो क्या है अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं, बिकॉज बोर्स सीरीज उसको एक्सप्लेन करती है, तो बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड और एक लिमिटेशन था कि इन्होंने देखो जब सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उन्होंने सन एंड प्लैनेट्स का एग्जांपल दिया था ना, तो सन के अराउंड जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे करते हैं। अर्थ अगर थोड़ा अंदर घुस जाए तो सन में घुस जाएगी, थोड़ा बाहर चली जाएगी तो ऐसे बाहर शूट आउट हो जाएगी। ये तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होता है। बट इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के एज से एटम के एज तक किधर भी रह सकते। समझ में आ रहा है जो करेक्ट है क्या? नहीं, ऐसे कोई भी चीज किधर भी नहीं पड़ी रह सकती, समझ पा रहे हो, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद होगा, हाँ।
तो ये सब जो लिमिटेशंस है इनको ओवरकम करने के लिए कौन है? बोर्स है, ठीक है। अब नील बोर्स ने उसके बाद अपनी थियरी दी, बट नील्स बोर्स की थियरी में ना बहुत सारा फिजिक्स यूज होने वाला है, तो वो हम लोग पहले कर रहे हैं। समझ में आ रहा है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? तो जो भी आगे केमिस्ट्री में फिजिक्स यूज होने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज किया, चार्ज के बारे में पढ़ लिया, उसके कैलकुलेशंस देख लिए। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग लिखना ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। बताओ लाइट किसकी बनी रहती है? फोटॉन्स की, ओके, अलग अलग कलर्स की, बट एक्चुअल मतलब मटेरियल क्या रहता है? मतलब ये बेंच किसका बना है पूछूंगा तो वुड का बना हुआ है, ठीक है, या फिर ये क्या है तो ये स्टील है या फिर मेटल है कुछ तो, बराबर। तो वैसे लाइट क्या रहता है? मतलब क्या पार्टिकल रहती है या मतलब कुछ लिक्विड सॉलिड गैस क्या रहता है, प्लाज्मा कुछ तो वैसा। तो पहले एक साइंटिस्ट आए न्यूटन, जिन्होंने बोला लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब लाइट का नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर है। एंड उन पार्टिकल्स को इन्होंने बोला कॉर्पस्कल, ठीक है। कॉर्पस्कल मतलब पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, रेड ब्लड पार्टिकल्स, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था यंग, जापानीज थे, ठीक है। एंड इन्होंने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। समझ में आ रहे? पार्टिकल किसने बोला था? कौन से साइंटिस्ट ने बोला था? एंड वेव नेचर किसने बोला? हाँ, तो मुझे बताओ ज्यादा फेमस कौन था? न्यूटन ज्यादा फेमस थे, बराबर। तो लोगों ने किसके ऊपर विश्वास रखा? न्यूटन के ऊपर रखा। तो इसमें तभी के लिए तो मतलब न्यूटन बाबा जीत गए थे, ठीक है। बट फिर बाद में एक तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आइंस्टाइन, ठीक है, हाँ मतलब ट्रू स्टोरी, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि नहीं, लाइट पजेस विच नेचर ड्यूअल नेचर, इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ, समझ में आ रहा है? तो लास्ट में कौन जीता? आइंस्टाइन, वो सही था। समझ में आ रहा है? क्योंकि लाइट दोनों नेचर दिखा पाता है। अब लेट अस लर्न अबाउट पार्टिकल एंड वेव नेचर। तो फर्स्ट पॉइंट, पार्टिकल नेचर इज अ डिसकंटिन्यूअस नेचर। इसका मीनिंग धीरे धीरे इस थियरी में मतलब समझेगा। एंड वेव नेचर इज अ कंटिन्यूअस नेचर, ठीक है। मीनिंग समझाता हूँ, अभी एक शॉर्ट में देख रहे हैं बट एक्चुअल मीनिंग थोड़ा टाइम लगेगा, एक लेक्चर तो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं, हाँ पहली बात, अगर मैं वेव्स की बात करूँ तो तुम लोगों ने मतलब बीच पे जाके वेव्स तो देखी रहेंगी कैसे आती है। तो पहले ऐसे मस्त ऐसे धीरे 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 से बढ़ते जाती है, फिर बाद में ऐसे कोलाइड होती है, क्रैश होती है, बराबर है कि नहीं? ऐसे कुछ आती है। तो वेव कौन सा नेचर दिखाता है? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? मतलब कैसा है? कंटिन्यूअस ना, बीच में ऐसे कभी होता है कि ऐसे वेव आई, ऐसे सीधी रही और ऐसे गिर गई, ये डिसकंटिन्यूअस है। मतलब ऐसे ऑल ऑफ अ सडन ऐसे कुछ भी, ठीक है। बट वेव शोज विच नेचर? कंटिन्यूअस नेचर। तो यहां पे अगर मैं एक तुम लोगों को ग्राफ बताऊं, एनर्जी वर्सेस टाइम, ठीक है, ऐसा कुछ, व्हाट डू यू थिंक? इट इज अ वेव नेचर और खराब हो गया ये। अब अगर ऐसा ग्राफ है, हाँ, तो इट इज अ वेव नेचर या पार्टिकल नेचर? पार्टिकल नेचर, बराबर। यहाँ पे सारी एनर्जीज को टच कर रहा है क्या? नहीं। लेट अस से हाईएस्ट एनर्जी किधर? 8 जूल्स पे है, ठीक है। तो इसके नीचे वाला ये 6 जूल्स है, इसके नीचे वाला ये 4 है, इसके नीचे वाला 2 है, एंड फिर बाद में एकदम बिगिनिंग में 0 है। अब यहाँ से अगर मैं एक बॉल छोड़ दूंगा तो वो 8 जूल्स से कहाँ पे जंप करेगा? डायरेक्ट 6, बाद में डायरेक्ट, समझ पा रहे हो कुछ? तो यहाँ पे सारी एनर्जीज को टच कर पा रहा है क्या? नहीं। 8 के बाद डायरेक्ट 6 पे जाएगा, समझे? तो दिस नेचर इज अ डिसकंटिन्यूअस नेचर शोन बाय पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? उसी बदले ऐसा अगर एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा, किसी चीज की एनर्जी टाइम के साथ ऐसे कम होती है, तो इट इज अ कंटिन्यूअस नेचर शोन बाय वेव्स, ठीक है। ये मैथमेटिकली कभी जीरो को टच नहीं करता, ये पार्टिकल की गलती नहीं, ये मैथ्स की गलती है, ठीक है। मैथ्स में ये फंक्शन बाद में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये कभी जीरो को टच नहीं हो पाता। तो ऐसे जब कभी कर्विलिनियर ग्राफ बनाओगे जीरो को टच नहीं करने का, ठीक है, ओके। अब क्यों वो मैं मतलब मैं भी बता दूंगा या फिर मैथ्स में भी पढ़ोगे ही तुम लोग, नीट वाले नहीं पढ़ेंगे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। यहाँ पे, हाँ, अभी यहाँ पे इस क्लासरूम में नीट वाले कौन कौन है? ओके, एंड बाकी सब जेई वाले हैं ऑलमोस्ट, मतलब जेई या फिर मतलब पीसीएम वाले हैं। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे अभी तक ऐसे तड़ात मायात वाले। अब यहाँ पे ध्यान दो, तड़ात मायात मतलब ऐसे बीच में की तरफ लटकने वाले, ठीक है। अब एक ऐसे पार्टिकल है,
अब ये जब 8 जूल से स्टार्ट होगा तो ये ऐसे रोल डाउन करेगा ना नीचे, तो ये हर एक एनर्जी को टच करते हुए आएगा। 8 के बाद 8, 7.9, 7.8, 7.7 हर एक एनर्जी को टच करते हुए आएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस नेचर इज अ कंटिन्यूअस नेचर शोन बाय, समझ में आ रहा है? अब इसमें हम लोग अभी वेव्स पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इधर तो कोई दिक्कत, तो अभी वेव नेचर, लाइट वेव नेचर कैसे दिखाती है और ये युंग ने कैसे प्रूव किया था वो हम लोग देखने वाले, ठीक है? फिर बाद में पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टिकल नेचर कैसे दिखाती है, फिर बाद में दोनों नेचर क्यों दिखाती है या फिर कैसे दिखाती है, ठीक है? तो सब कुछ एक एक करके पढ़ेंगे। ये सब फिजिक्स चालू है, ठीक है? ये तुम लोगों को फिजिक्स में और अच्छे से आराम से पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। तो कुछ डाउट रहेगा मुझे नहीं पूछने का अब, तो ध्यान दो। वेव्स, ठीक है? वेव्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस? इंटरफेयर करना मतलब इंटरेक्ट करना या फिर एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो दो वेव्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, तो वो क्या शो करते हैं वो हम लोग पहले देख रहे हैं, ठीक है? अब ध्यान दो, इंटरफेरेंस एक्चुअली दो टाइप का रहता है। वेव कैसे दिखती है? जनरली हम लोग बनाते हैं सिंपल वेव तो ऐसे बनाते हैं, पता है ना? दो पार्ट रहता है, हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रेस्ट, लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रफ, ये सबने पढ़ा हुआ है। अब इनको रिप्रेजेंट करते वक्त हम लोग कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्लस और एक माइनस, समझ में आ रहा है? ऊपर वाली वेव को प्लस बोलते हैं, नीचे वाली वेव को माइनस बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत? अब इसके साथ दूसरी एक वेव आ गई, इतनी मेहनत नहीं लेंगे। अब यहां पे ये दोनों वेव्स ऐड हो गई, अब इनको इन फेज बोलेंगे, आउट ऑफ फेज। इन फेज मतलब दोनों एक जैसी वेव्स है, आउट ऑफ फेज मतलब अपोजिट है। तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो प्लस प्लस के साथ ऐड होगा, माइनस माइनस के साथ ऐड होगा, तो इन फेज बोलेंगे, आउट ऑफ फेज इन फेज। ओके, अब इन फेज वेव्स दो जब इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है जरा सोचते हैं। तुम लोगों ने बचपन में ऐसे स्किपिंग ग्रुप से खेला है बराबर, ऐसे एकदम वो ऐसे मस्त एकदम ऐसे कड़क वाली, ठीक है? हाँ, तो उसको अगर वैसे शेक करके देखा होगा तो ऐसे मस्त ऐसे सांप जैसे बनती है, या फिर ऐसे सीधा भी अगर ऐसे उसको झटका मारोगे ना तो ऐसे वो झटका ऐसे ट्रैवल करता है, देखा है? ओके, अब लेट अस से, तो थोड़ा सा ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है? खुद से सोचना। लेट अस से कि दो लोग हैं, इनके दोनों के हाथ में क्या है? ये अपनी रोप है, स्किपिंग रोप, ठीक है? अब यहां पे दोनों ने इसको झटका दिया, ठीक है? एंड इस तरफ वाले ने भी ऐसे ऊपर से झटका दिया एंड दूसरी तरफ वाले ने भी ऐसे ऊपर से ही झटका दिया, समझ में आ रहा है? तो दोनों वेव्स जो बनेंगी वो कैसे बनेंगी, ऊपर या नीचे? ऊपर वाली डायरेक्शन बनेगी, यहां से एक ऊपर की ऐसे वेव जनरेट हुई, यहां से भी ऐसे ऊपर की एक वेव जनरेट हुई। इन फेज या आउट ऑफ फेज? हाँ, दोनों ऊपर के डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है? दोनों प्लस प्लस है तो इन फेज है। क्या लगता है ये दोनों ऐसे ट्रैवल करते हुए ऐसे नीचे मतलब साथ में आ रही है, एक पॉइंट में बीच में मिल जाएंगी, जिस पॉइंट पे मिलेंगे क्या होगा? अब ये सोचना है तुम लोगों को, बचपन में ये किया तो नहीं होगा, घर पे जाके अगर रोप रहेगी आज तो भाई बहन को उठा के करना, ठीक है? ऐसे टाइम पर हाँ, एक्चुअली होता है ये, मतलब ठीक है? रोप में टेंशन रहना चाहिए, टेंशन समझ में आया? हाँ, तो तब जाके वो ऐसे छोटी वेव्स बनेगी, नहीं तो पूरी रोप हिला रहा है ऐसे बैठे बैठे नहीं। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे? वो तो होगा ही, नहीं स्टॉप नहीं होगा। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में भी आएंगे, ओके ठीक है, बट बीच में क्या होगा वो मुझे जानना है, बीच में क्या होना चाहिए फिर? कोलाइड, ओके कोलाइड तो होंगी, ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या होगा मतलब? तो चलो ठीक है, मैं दो ऑप्शन देता, मैं ऑप्शन देता हूँ, रुको। हाँ हाँ, इसने सही है, हाँ इसने एकदम सही आंसर दिया। तो दोनों ऊपर के डायरेक्शन में, दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, तो जब बीच में मिलेंगे ना तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट की एडिशन होके बड़ी वेव बनेगी। फॉलो कर पा रहे हो? पक्का? ओके, इसके लिए मेरे पास ऐसे कुछ प्रूफ नहीं है, मैं वैसे रस्सी वैसे लेके घूमता। अपने रोशन सर थे ना, तुम लोग देखा वो ऐसे नहीं देखा है? रोशन सर फिजिक्स के लिए आए थे, हो गए ना वो? हाँ, वो जब ये पढ़ाने आएंगे ना तो वो ऐसे चेन लेके आते हैं छोटी सी, हाँ वो खेलते रहते हैं, ठीक है? वो उनके पास है, मुझे शॉर्ट में बताना है, तो अभी के लिए मेरी बात के ऊपर विश्वास रखना। ये ऐसे बड़े हो जाते हैं एंड फिर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है? उसी बदले। हाँ, तो अभी इधर आ जाते, चलो ठीक है। तो ये दोनों इन फेज है, दोनों ऐड हो गई, तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा? हाँ, दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है? तो दोनों का एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो ये ऐसे कुछ दिखेंगी, इसमें कोई भी दिक्कत? बराबर है, ठीक है?
अगेन प्लस प्लस 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले वेव को प्लस लिखा जाता है, दैट्स इट, ठीक है। अब तो इस इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। तो इंटरफेरेंस दो टाइप का रहता है, एक कंस्ट्रक्टिव जो कि ये है, एंड अभी डिस्ट्रक्टिव देखते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, लेट अस से कि ये बंदे ने, इस दूसरे वाले ने, ठीक है, ऊपर से झटका नहीं दिया, नीचे से झटका दिया, तो इसकी जो वेव बनेगी वो ऐसे कुछ बनेगी, एक प्लस है एक माइनस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग पार्ट आएगा बट ठीक है। अब मुझे बताओ जब ये सेंटर में मिलेंगे तो ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सेंटर में आने के बाद क्या मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे मैंने एक गलती की है, इसकी वेव थोड़ी सी कम एनर्जी वाली है, इसकी वेव थोड़ी सी ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली है, समझ में आ रहा है। तो कैंसिल आउट होगा, बट इसकी ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली है तो ऐसे छोटी सी इधर वेव मिलेगी, वो हाँ जो ज्यादा डोमिनेंट है, समझ में आ रहा है। ये सब फिजिक्स में, बट अभी के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे कि दोनों वेव्स की हाइट सेम है, तो यहाँ पे बीच में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, समझ में आ रहा है। एंड दिस इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब दो वेव्स ऐसे ऐड होंगी, इनको इन फेज बोलेंगे, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। एंड फिर बाद में इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेव रहेगी वो क्या मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी, गायब, समझ में आ रहा है। एंड दिस इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिख दो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। किसी का बाकी रहेगा तो इतना ही होगा शायद से। अब हेडिंग लिखेंगे युंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू युंग ने कंक्लूजन निकाला था कि लाइट पसेस विच नेचर? हाँ, वेव नेचर, ठीक है। युंग ने वेव नेचर बोला था। अब ध्यान दो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्क्रीन ली एंड इसमें दो छोटे छोटे ऐसे, मतलब एक्चुअली ऐसे पेपर काइंड ऑफ स्क्रीन, ठीक है, एंड इसमें दो छोटे छोटे स्लिट्स बनाए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये इतना हम लोग मतलब बताते नहीं बैठेंगे। तो इन्होंने एक स्क्रीन ली, दिख रहा है, जिसमें एकदम दो छोटे छोटे फाइन स्लिट्स हैं, ठीक है, ओके। अब इसके पीछे छोड़ो, इसके पीछे एक डिस्प्ले, ठीक है। ये मतलब ऐसे, मतलब डिस्प्ले मतलब क्या, ये कुछ भी, मतलब ऐसे वॉल, ठीक है, व्हाइट कलर का जिसके ऊपर लाइट दिखे, हाँ व्हाइट स्क्रीन, ठीक है। एंड इसके सामने इन्होंने एक लेजर लाइट पकड़ी, ठीक है। लेजर लाइट जिसका एक ही कलर रहता है, ऐसे मतलब बहुत सारे नहीं, एक सिंगल रेड कलर, ठीक है, एक सिंगल वेवलेंथ ऐसे बीच में, ठीक है। एंड इस लेजर को ऑन कर दिया। क्या लगता है स्क्रीन पे क्या दिखेगा? हाँ ना, ऐसे सामने से ऐसे दो डॉट दिखेंगे, मतलब दो ऐसे लाइन दिखेंगे स्ट्रेट लाइन पे, इसमें कोई दिक्कत? ऐसे दिखना चाहिए। बट फिर बाद में उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, हाँ तो ये कब दिखता? हाँ यस करेक्ट। तो ये कब होता? बट जब ऐसे दो लाइन दिखना, तो जब ऐसे लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स कोलाइड होके रुक जा रहे हैं, एंड बस ये इधर से ऐसे जो भी पार्टिकल बाहर निकल पा रहे हैं वो जा रहे हैं एंड ऐसे सामने आ रहे हैं। समझ पा रहे हो ये कब दिखेगा? व्हेन लाइट passes which नेचर? पार्टिकल नेचर। छोटे छोटे पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं एंड फिर बाद में उसमें से जितने भी पार्टिकल बाहर निकल पा रहे हैं वो सामने आके कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, ओके। बट फिर बाद में उन्होंने एक्चुअल में जब देखा, ऑब्जर्वेशन, हाँ तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था। बाद में ऑब्जर्वेशन में उनको मैक्सिमम जो भी लाइट दिखी वो कहाँ पे दिख रही है? सेंटर में। तो ये तो पूरा उल्टा हो गया ना भाई एक्सपेक्टेड से, जहां पे लाइट रहनी नहीं चाहिए वहां पे लाइट मिल रही है। फिर बाद में दो स्पॉट, कुछ भी नहीं, वापस थोड़ी सी लाइट, फिर वापस दो स्पॉट्स, कुछ नहीं, थोड़ी सी लाइट, अगेन कुछ नहीं, थोड़ी सी लाइट। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। अब इस पे से
मतलब ये मिलने का रीज़न क्या हो सकता है? तो देखो फिर बाद में उन्होंने सोचा कि ये ऐसे पैटर्न और कहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे पैटर्न और एक जगह पे बनते हैं वेव्स में, ठीक है। ध्यान दो, जब दो वेव्स इंटरेक्ट करती है, ये तुम लोग घर पे जाके भी कर सकते हो, ये भी फिजिक्स वाले कभी कभार ऐसे बकेट लाते हैं, ऐसे बादली हाँ हाँ रिपल टैंक नहीं, मतलब हाँ मतलब दो रिपल टैंक बोल सकते हैं, हाँ दो जगहों पे। अब यहाँ पे जब देखो पहली बात तो इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि लाइट पजेस विच नेचर, वेव नेचर। वेव्स ऐसे ट्रैवल करती है, फिर बाद में वेव्स जब ऐसे दो होल्स में से बाहर निकलेंगी तो ऐसे छोटी छोटी वेव्स बाहर निकलेंगी, इंटरफेरेंस। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ से भी ऐसे छोटी छोटी वेव्स बाहर निकल रही है, देख पा रहे हो तुम लोग, समझ पा रहे हो कुछ? फिर बाद में अगर देखोगे तो इनका इंटरफेरेंस जहाँ पे हो रहा है वो एग्जैक्ट इनका ऐसे सेंटर है। अब मेरी डायग्राम थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया करो। अब यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे जिधर वो इंटरेक्ट कर रही है वो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे करती है सबसे ज्यादा। फिर बाद में इधर पे भी देखो, ये 2 पॉइंट्स, ये समझ पा रहे हो कुछ? पक्का? तो ये पैटर्न दिखने का रीजन क्या हो सकता है? ये पैटर्न और कहां पे दिखता है? वेव्स में दिखता है। तो उधर से उन्होंने क्या बोला? लाइट पजेस विच नेचर? वेव नेचर। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा, अबे सॉरी, ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा एक वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि बकेट तो मैं लाने से रहा। हाँ मेरा ही अकाउंट है, कोई तो यूज कर रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये वीडियो दिखाया है और उसके बाद सर्च हुआ है। अब ध्यान दो, ये न्यूटन है अपने, और आगे जाता है। ये ओरिजिनल उनका पेपर है, ये एक्चुअल में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हुआ रहता है। हाँ अब देखो, इनने स्लेट दिखा दी क्या? स्लेट दिखा दिया आई गेस, रुको। तो हाँ देखो स्लेट्स, एक्सपेरिमेंट के ऊपर फोकस करेंगे सब जन, लोगों के ऊपर नहीं। अब ध्यान दो, रुको ज़रा, ये अभी, हाँ 1 मिनट। हाँ यहाँ पे स्लेट्स दिख रही है ना, एकदम छोटी छोटी स्लिट्स और एकदम क्लोज डिस्टेंस पे। अभी दिखाने के लिए मैंने बहुत दूर बनाई थी, बड़े से एकदम छोटे डिस्टेंस पे रहती है, जिसमें से लाइट पास होंगी। समझ पा रहे हो? ओके, फिर बाद में वही लोगों को पूछ रहा है कि क्या लगता है क्या दिखेगा। अब लोगों ने क्या बोला मुझे याद नहीं है, ठीक है। अगेन एक्सपेरिमेंट के ऊपर फोकस। अब हाँ अब ये देखो, ये दिखता है, ठीक है। अब मुझे बताओ तो वही, मतलब 2 स्लिट्स में से जा रहा था तो 2 ही लाइंस दिखनी चाहिए मैक्स टू मैक्स, या फिर दोनों मर्ज होकर एक ही सिंगल लाइन दिखनी चाहिए। अब बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्पॉट कहाँ पे दिख रहा है? सेंटर में। अब हाँ ये लेजर लाइट नहीं है, तो व्हाइट लाइट में दुनिया भर के कलर्स रहते हैं ना, तो सारे ऐसे मर्ज हो गए, तो वो थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे सारे कलर्स ऐसे अलग अलग फैलते हैं, समझ में आ रहा है? इसलिए वो स्पॉट थोड़ा डार्क और ऐसे बड़ा दिख रहा है। नहीं तो अगर एक लेजर लाइट, एक सिंगल सोर्स लेंगे ना लाइट का, रेड कलर का, तो ऐसे मस्त ऐसे लाइंस मिलती है जैसे मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सॉरी इंटेंसिटी, उसके बाद 2 डार्क स्पॉट दिख रहे हैं, वो मर्ज होने की वजह से थोड़ा सा फिल हो गया है, बट फिर भी दिख रहा है। यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी कम है। वापस ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, एंड देन ब्राइट स्पॉट, अगेन डार्क स्पॉट। समझ पा रहे हो ये? पक्का? ओके। तो फिर बाद में ये तुम लोग घर पे कर सकते हो, बोल रहा था, ठीक है। हाँ अब देखो, ये दोनों वेव्स इंटरेक्ट कर रही है एक साथ, पैटर्न बन रहे हैं, दिख रहे हैं। ओके पॉज़ो, गलत टाइम पे हो गया। यहाँ पे देखो, ये भी फिर भी अच्छा खासा दिख रहा है। देखो सेंटर में इंटेंसिटी है, बाजू में गायब हो गई वेव, फिर वापस यहाँ पे इंटेंसिटी है, वापस गायब हो जाती है। समझ पा रहे हो ये? ठीक है, इस एंगल से भी दिख रहा है वो इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ठीक है। एंड ओके, तो ये जो बीच में लाइंस है, दिख रही है बीच में लाइंस, सबको दिख रही है? वो कौन सा इंटरफेरेंस की वजह से, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। एंड जो बीच में हो रहा है वो, समझ पा रहे हो? एंड सेम पैटर्न वहाँ पे लाइट में भी दिखता है, ठीक है। तो फ्रॉम दैट वी कैन कंक्लूड दैट लाइट शोज विच नेचर? वेव नेचर। समझ में आ रहा है? तो युंग ने वेव नेचर कैसे प्रूव किया, इसमें कोई दिक्कत? लिख दो, हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव,
ये तुम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, हाँ पहले वेव बना लेते हैं। तो देखो अब किसी भी वेव में हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रेस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, ये हाइट को क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सेम पॉइंट इज कॉल्ड एज सिंबल। ओके, तो वहां से शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, वेवलेंथ। काम करो ये बना दो, मैं माइक चेंज करके आया। Excuse me? देख कर ही पहचान गया बस ये तो भाई अब नेक्स्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखना बाकी है ना? ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest, the distance between two consecutive crest or trough is called as wavelength, or trough is called as wavelength, ठीक है। ओके, लेंथ का यूनिट मीटर, बट एग्जाम में बहुत सी बार नैनोमीटर में दिया रहता है। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, हाँ, 10⁻⁹ मीटर। याद रखना नैनो का मीनिंग 10⁻⁹। एक यूनिट है जो कि सिर्फ लेंथ के लिए यूज होता है, विच इज नहीं, वो तो चार्ज का है। सिर्फ लेंथ के लिए एक यूनिट यूज होता है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ये लास्ट टाइम रेडियस ऑफ एटम के टाइम पे लिखा के दिया था। ये सिर्फ लेंथ का यूनिट है। नैनोमीटर किधर भी यूज कर सकते हो, मतलब वॉल्यूम के लिए नैनोलीटर, या फिर ग्राम्स मास के लिए नैनोग्राम, किधर भी, बट एंगस्ट्रॉम सिर्फ लेंथ के लिए यूज होगा, ठीक है। एंड इसके बाद पॉइंट नंबर 2, वेव नंबर। लिखो डेफिनेशन, द नंबर ऑफ waves which can fit into a unit length. The number of waves which can fit into a unit length. A unit length is called as wave number. Okay, unit length मतलब कितना? यूनिट लेंथ मतलब कितना? यूनिट मतलब क्या बोलते हैं? यूनिट किस चीज को बोलते हैं? 1 को। एंड फिर यूनिट लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। समझ में आ रहा है? तो लेट अस से दिस इज 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। इसमें एक वेव ट्रैवल कर रही है हैविंग वेव लेंथ 0.1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में 0.1 मीटर की कितनी वेव्स फिट हो पाएंगी? 10। सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे वेव नंबर कितना आएगा? 10। या फिर सेम यूनिट लेंथ, बट अभी वेव लेंथ डबल हो गई, 0.2 मीटर। ओके, तो वेव नंबर कितना आएगा? अरे हाँ, वेव नंबर का और एक यूनिट रहता है, वो लिखना भूल गया मैं। लैम्बडा बार, या फिर इस सिंबल को बोलते हैं न्यू। इधर बाजू में लिखा न्यू, पहली बार देखा रहेगा। न्यू, समझ में आ रहा है? ठीक है, न्यू बार, ठीक है, लैम्बडा बार या फिर न्यू बार, ठीक है। अब यहाँ पे तो
इधर पे कितनी वेव्स फिट होंगी 5 बराबर। ओके वेव लेंथ से अगर मुझे वेव नंबर निकालना है मतलब 0.1 को अगर मुझे 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। ओके किससे मतलब किसको डिवाइड करना पड़ेगा 1/0.1 इज इक्वल टू 10 या फिर यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ये समझ पा रहे हो कुछ पक्का। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर फॉर्मूला यूनिट लेंथ अपॉन वेव लेंथ ये समझ पा रहे हो कुछ या फिर 1 वेव लेंथ फॉर्मूला कैसे है समझ में आ रहा है कुछ ठीक है। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट लैम्बडा बार इज इक्वल टू 1/λ ठीक है। बताओ वेवलेंथ का यूनिट क्या था मीटर। ओके तो हाँ वेव नंबर का यूनिट क्या होगा मीटर इनवर्स या फिर पर मीटर फॉलोड पक्का। ओके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। इसका सिंबल रहता है न्यू ठीक है ये न्यू सिंबल है। और हाँ ये एन जैसा जो दिखता है वो ईटा है ठीक है। ये भी कभी ना कभी हम लोग यूज़ करेंगे ये फिजिक्स में तो यूज़ हो गए। दिस इज ईटा इसको न्यू मत बोलना मतलब मेरा कन्फ्यूजन होता है कभी कभार। अब फ्रीक्वेंसी करो डिफाइन बढ़े आगे। फ्रीक्वेंसी देखो इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स फ्रीक्वेंसी इट इज़ द number of waves it is the number of waves passing from a point passing through a point in 1 second passing through a point in 1 second ठीक है in 1 second। चलो जो ऊपर एग्जांपल लिया था उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ तुम लोग उसमें ही लिख देना। मैं वापस यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ वापस। This wavelength is 0.1 meter and let us say इस पॉइंट में से 1 सेकेंड में जो भी वेव्स पास होंगी वो अपनी फ्रीक्वेंसी होगी समझ में आ रहा है। अब किसी भी वेव की कुछ वेलोसिटी रहती है तो इसकी वेलोसिटी बोल देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में ये वेव कितनी दूर जाएगी 5 मीटर। अब ये 5 मीटर जब आगे जाएंगी तो इस पॉइंट में से पास होते जाएगी ना भाई तो ऐसे 1 सेकेंड में 5 मीटर दूर गई समझ पा रहे हो ठीक है। तो इस पॉइंट में से 5 मीटर के लेंथ की वेव पास हो गई 5 मीटर में 0.1 मीटर की कितनी वेव्स पास होंगी कितनी 50 सबको आता है सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। एक वेव 0.1 की है तो 1 मीटर में 10 आएंगी तो 5 मीटर में 50 हो जाएंगी सबको ओरली समझ में आ रहा है पक्का। ओके तो 5 एंड 0.1 से फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 बराबर फ्रीक्वेंसी इज 50। क्या करूंगा 5 को 0.1 से क्या करूंगा तो 50 आंसर आएगा डिवाइड करेंगे तो ठीक है मतलब 5/0.1 कर रहा हूं तो मुझे आंसर मिल रहा है। लेट अस से ये वेलोसिटी 5 मीटर्स नहीं 10 मीटर की होगी 10 मीटर में कितनी वेव्स फिट होंगी फिर ना मतलब देखो वापस इस पॉइंट में से 10 मीटर की वेव पास हो गई एंड फिर उस 10 मीटर के डिस्टेंस में 0.1 की कितनी वेव्स आएंगी वो सोचेंगे विच इज हाउ मच 100। तो यहाँ पे 10/0.1 करेंगे तो 100 आंसर आएगा। तो फाइनली व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी वेरी नाइस वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। बाय द वे हम लोग लाइट के लिए पढ़ रहे हैं व्हाट इज द सिंबल फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट सिंबल है c बराबर। तो लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड ओके। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया यूनिट क्या बन रहा है फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड ठीक है। पर सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हर्ट्ज सबने ये पढ़ा है
ओके, तो फाइनली यूनिट बिकम्स पर सेकेंड या फिर हर्ट्स, लिख दो। अब इसमें तो हम लोगों ने दो फार्मूलाज देख लिए, ज़रा बताओ। ये भी फार्मूला बुक में ऐड करना है, एंड तुम लोगों के सारे फार्मूलाज बाय हार्ट होने चाहिए, मतलब चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो एक दो लेक्चर के गैप में तुम लोगों के फार्मूलाज याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अब पहला फार्मूला मैं रैंडमली वाई वाले लिया करूँगा, और अगर तुम लोगों को आंसर नहीं आया तो 5 बार लिखने बोलूँगा, ठीक है। ओके, अब पहला फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या निकला? हाँ, सी बाय लैम्बडा बराबर। दूसरा वेव नंबर का फॉर्मूला 1 बाय लैम्बडा, ओके 1 बाय लैम्बडा। अब फ्रीक्वेंसी सी इंटू 1 बाय लैम्बडा दिख रहा है, तो 1 बाय लैम्बडा कैन बी रिटन एज लैम्बडा बार। तो फ्रीक्वेंसी का दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है? सी लैम्बडा बार। डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना, सी इंटू 1 बाय लैम्बडा ही है, सी इंटू 1 बाय लैम्बडा, 1 बाय लैम्बडा इज लैम्बडा बार, तो सी लैम्बडा बार, ठीक है। तो ये टोटल 3 फॉर्मूलाज हो गए, लिख दो। फिर एक क्वेश्चन करेंगे अभी। क्वेश्चन इज फाइंड frequency and wave number of a photon having 300 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है। चलो करो। First frequency is given which is 300 nanometer, but nanometer में हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो what we'll do, we'll convert it into meters। 300 into 10 raised to -9 मीटर, समझे, ठीक है। अब ये मतलब 300 can be written as 3 into 10 raised to 2 into 10 raised to 9 मीटर, -9 मीटर, समझे। तो ये बाय द वे फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है फिर? 3 into 10 raised to -7 मीटर। ये सबको आता है, 10 raised to 2 into 10 raised to -9, 10 raised to -7 आएगा। ओके, अब पहला हम लोगों को निकालना है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी? हाँ, सी बाय लैम्बडा। एंड वेलोसिटी कितनी दी है? हाँ अगेन, हाँ बाय द वे एक चीज मैं बताना भूल गया, फोटोन ये लाइट के पार्टिकल को बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी यूज करनी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज करनी है, मतलब अगर तुम वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज करनी है, विच इज 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 3 into 10 raised to -7 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, पर सेकेंड बचेगा, 3 कैंसिल आउट हो गया, 10 raised to -7 ऊपर जाएगा तो 10 raised to +7। आंसर कितना आएगा? 10 raised to, समझे, कोई दिक्कत? वेव नंबर खुद से निकाल लोगे, अभी कर लो। 1 बाय लैम्बडा करना है सिर्फ, वेव नंबर मतलब लैम्बडा बार विच इज 1 बाय लैम्बडा। करो, देखो तो लैम्बडा बार इज 1 बाय लैम्बडा विच इज 1 अपॉन 300 into 10 raised to -9। चाहिए तो ऐसे ही रखो, ठीक है। एंड फिर बाद में वो 10 raised to -9 ऊपर जाएगा, +9 बनेगा, या फिर ये दो जीरोज यहाँ पे कट हो जाएंगे, -9 से 2 चले गए तो -7 बचेगा, -7 ऊपर जाएगा तो +7 बनेगा। तो आंसर क्या बन रहा है? 1/3 इंटू 10 raised to -7। 1/3 का डिवीजन आता है 0.333 इंटू 10 raised to +7। समझ में आ रहा है? हाँ, प्लस होगा, ये समझे, कोई दिक्कत? ओके, एंड फिर बाद में एक पॉइंट शिफ्ट कर दो तो आंसर आएगा 3.33 इंटू 10 raised to 6। समझा? हाँ नहीं, तुम 3.33 बोल रहे थे ना बेटा, तो वही तो गलती हुई, -1। ओके, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब इसके बाद हाँ, तो इसमें और क्वेश्चंस नहीं कर रहे हम लोग, अभी डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी इसके बाद सारे मतलब न्यूमेरिकल एंड ऑल स्टार्ट हो जाएंगे, तो बने रहो। अब हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
एक्चुअल में लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। जो हम लोगों ने बोला ना वेव नेचर, तो वेव नेचर जो है वो एग्जैक्टली क्या रहता है लाइट का, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। ये थोड़ा सा थियरी का पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, टाइम पास थोड़ा सा बीच में। अब लिखो यस, तो द वेव विच कंटेन्स both electrical and magnetic fields, the wave which contains both electrical and magnetic fields traveling perpendicular to each other, traveling magnetic fields traveling perpendicular to each other, traveling perpendicular to each other is called as electromagnetic radiation, ठीक है, ओके। इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्चुअल में लाइट जो रहती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहती है, ठीक है, ओके। अब ये कैसे दिखता है, देखो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। लाइट में दो फील्ड्स है, एक है इलेक्ट्रिकल, दूसरी है मैग्नेटिक। अब लेट अस से कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे ट्रैवल कर रही है, वेव नेचर ऐसे, ठीक है। अब मतलब ये वेव ऐसे सीधा ऐसे मतलब ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर में दूसरी रहेगी, ये अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर में क्या रहेगा। अब ये वेव ऐसे जब जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर की वेव कैसे दिखेगी, हाँ मतलब कहाँ पे कैसे दिखेगी, कौन बोला, मुझे सुनाई दिया बट जेड एक्सिस मतलब कैसे बेटा, कैसे आएगी, नहीं मतलब ऐसे, तो ये तो वैसे ही नहीं है ना, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए तो कैसे जाएगी, हाँ 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 क्या नहीं समझा, ये ऐसे जा रही है, अब इसके परपेंडिकुलर में तुम्हारी वेव कैसे जाएगी, अच्छा ऐसे, हाँ हाँ ऐसे ऐसे ही बताया उसने, हाँ ना मतलब नहीं परपेंडिकुलर तो है, मतलब देखो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे ऐसे जा रही है, हाँ एक्चुअली तो बट ये दोनों साथ में ट्रैवल नहीं कर रही है ना, दे शुड ट्रैवल टुगेदर। लाइट ऐसे एक ही डायरेक्शन में सीधा ट्रैवल करती है, तो परपेंडिकुलर तो है बट वो सीधा नहीं जा रही है, तो दूसरा कुछ, हाँ तो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, बट कहाँ पे कैसे, हाँ तो कैसे, एक ऐसे जा रही है, हाँ कैसे, मतलब नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो ऐसा, ये तो सेम जा रही है भाई, नहीं कुछ भी, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देंगे ना, ऐसे मर जाएंगे वो बेचारे एक दूसरा, हाँ एक्चुअली, और कुछ, अरे एकदम सिंपल है बह, हाँ 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 कैसे बताइए पहले वाला, हाँ ऐसा सांप जैसा, देखो बह एक ऐसे जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर मतलब सांप जैसा ना बह, इधर से गया इधर से गया, अब परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है ना ऐसा, समझे, तो एक ऐसे से जाएगी तो एक ऐसे से जाएगी परपेंडिकुलर, समझा, तो सांप जैसा, हाँ तो यहाँ पे ये ऐसे, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, एंड फिर ये दोनों जब एक साथ ऐसे ट्रैवल करती है तो क्या बनती है, फोटॉन्स, मतलब लाइट वेव, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन में अभी भी जा रही है, लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, बट वो वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, समझ में आया, ओके। तो एक अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो ऐसे सीधी है, एक अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो ऐसे सीधी ट्रैवल कर रही है, तो दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड है जो कि उसके परपेंडिकुलर में दिख रहे हैं ना 90 डिग्री के एंगल्स, कोई भी दिक्कत, ओके लिख दो, बना दो मतलब इसको, ये रहते हैं हमारी एक्चुअली लाइट वेव, लाइट इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड काइंड ऑफ, ठीक है। आगे ये बना दो,
एंड अभी हम लोग बढ़ रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थियरी पे, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। चलो प्लैंक ने लाइट के पार्टिकल्स को बोला फोटॉन। क्या बोला? फोटॉन, ठीक है। फोटॉन को उन्होंने और एक नाम दिया क्वांटा, ठीक है। क्वांटा या फिर फोटॉन का मीनिंग उन्होंने बोला पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, लाइट जो है वो ऐसे एक छोटे छोटे पैकेट होते हैं, बॉक्सेस, ठीक है। एंड इन बॉक्सेस के अंदर क्या भरा पड़ा है? पैकेट ऑफ व्हाट? अरे बोलो भैया, पैकेट ऑफ, हाँ पैकेट ऑफ एनर्जी, बराबर। तो इनके अंदर ऐसे एनर्जी भरी पड़ी है, ठीक है। एंड ये कौन से फॉर्म में ट्रेवल करते हैं? वेव फॉर्म में, ठीक है। तो ये ऐसे वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा मस्त ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सनलाइट, सनलाइट हाथ पे गिरने के बाद कैसे फील होता है? झटका, मतलब गर्म फील होता है, हीट फील होती है, बराबर। तो पहली बात, सनलाइट में कौन सी रेडिएशन की वजह से हीट फील होती है? यूवी नहीं, यूवी की वजह से नहीं, हाँ अब यूवी नहीं तो आईआर, ठीक है। तो इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से हम लोगों को हीट फील होती है। वो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, वो इनकैंडेसेंट बल्ब रहते थे, 100 वॉट के बल्ब्स, कांच के, वो चाय की टपरी पे अभी भी कभी कभार दिखते हैं, ठीक है। हाँ, वो जल्दी गर्म हो जाता है, येलो कलर का, तो वो आयर रेडिएशन की वजह से गर्म होते हैं, उसमें से आयर रेडिएशंस बाहर आते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही किसी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, ऐसे पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे ओपन हो गया एंड एनर्जी ऐसे बाहर रिलीज हो गई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? तो इन्होंने इनकी एनर्जी निकालने में हेल्प की अपने को, ठीक है, मतलब एनर्जी इनकी कैसे निकाले उसके बारे में बताया, ठीक है। सब जन जरा ध्यान देंगे। लेट अस से तुम लोग किसी वाटर पार्क में गए, ठीक है, या फिर बीच पे गए, ठीक है, तुम अब यहाँ पे वेव पूल में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। वेव पूल देखा है सबने, गए हैं, ओके। अब वेव पूल में ऐसे एक वेव आई बड़ी सी, ठीक है, हाँ ऐसा। एंड दूसरी बार तुम, एंड दूसरे किसी वेव पूल में ऐसी छोटी छोटी वेव्स आ रही है, विच वन विल हैव हायर एनर्जी? हैंड रेस करेंगे, ठीक है। जो भी ऐसे बड़ी वेव के साथ है कि ऐसे मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी रहेंगे, हैंड रेस करेंगे, ओके। बाकी लोग, सबको हैंड रेस करना है, इधर कुछ में से माइनस मार्क्स नहीं मिलने वाले सालों, ठीक है। सबको हाथ ऊपर करना है। चलो बड़ी वेव वाले कौन कौन है? मैं काउंट करूंगा, मतलब बाद में, मतलब जो नहीं हाथ ऊपर उठाएगा तो समझ लेना। छोटी वेव वाले कौन कौन है? ओके, कोई है जिसने हाथ नहीं उठाया? तूने उठाया था क्या भाई? बड़ी वेव के साथ था, तूने भी उठाया था, ओके ठीक है। चलो हाँ, तो चलो पहले बड़ी वेव वाले, क्यों लगता है बड़ी वेव के साथ ज़्यादा एनर्जी रहेगी? इंटेंसिटी ज़्यादा है। छोटी वेव वाले तुम लोगों को क्यों लग रहा है ऐसे छोटी वेव में ज़्यादा एनर्जी रहेगी? क्या क्या? ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पहले से पढ़ा है कि ऐसे देख के सिर्फ समझ में आ रहा है? कुछ भी ऐसे कैसे? ओके ठीक है, चलो हाँ, तो करेक्ट है आंसर, छोटी वेव वालों का करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वेव्स जनरेट हो रही है। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से कि वो मशीन के बारे में सोचता है कि मशीन को कहाँ पे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, बड़ी वेव में या छोटी वेव में, ठीक है। तो देखो मशीन कैसे, मतलब वो ऐसे पैडल है जो ऐसे वो पानी को ऐसे धक्का मार रहे हैं एंड वापस पीछे ला रहे हैं, ठीक है। अब बड़ी वेव में कैसे होगा, ऐसे एकदम आराम से कैसे धक्का देगा एंड वापस पीछे लाएगा, बराबर। सारा पानी एक बार डिस्प्लेस होगा बड़ा सा एंड बाद में खत्म हो जाएगा, ठीक है। छोटी वेव के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ वैसे बार बार, ठीक है, वैसा वो धक्का मारते रहेगा। एंड तो वर्क डन कहाँ पे ज्यादा होगा मशीन का, बड़ी वेव में छोटी वेव में? समझ में आ रहा है? तो ज्यादा एनर्जी किसमें ट्रैप्ड होगी? छोटी वेव में। या फिर फ्रीक्वेंसी वाइज देखा जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी बार बार आ रही है ना बे, समझ में आ रहा है? तो किसमें ज्यादा एनर्जी रहेगी? छोटी वेव में। कोई भी दिक्कत? तो प्लैंक्स ने भी वही बताया हम लोगों को कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? अभी जो बताया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फिर प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट
तो इन्होंने कांस्टेंट यूज किया जिसको उन्होंने बोला h, ठीक है, उनकी मर्जी, उनका फॉर्मूला उनकी मर्जी h। तो फॉर्मूला क्या बना, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। अब उस कांस्टेंट को उन्होंने अपना नाम चिपकाया, ठीक है। तो कांस्टेंट का नाम क्या होगा, विच कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, समझ में आ रहा है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। एंड फिर बाद में इन्होंने इसकी वैल्यू भी निकाली, इसकी वैल्यू उनको मिली 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। जरा इसका यूनिट मुझे बताने में हेल्प करो। प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का यूनिट जूल्स, फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड, पर सेकेंड ऊपर गया तो प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला यूनिट पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेकेंड, तो जूल सेकेंड, सिर्फ जूल सेकेंड, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट बनता है जूल सेकेंड। ये एग्जाम में दिया हुआ रहता है, कांस्टेंट्स एग्जाम में दिए रहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ओके नेक्स्ट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, एंड हम लोगों को न्यू के बहुत सारे फॉर्मूलाज पहले से पता है। एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू पहला फॉर्मूला, न्यू का फॉर्मूला बताओ, न्यू इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, हाँ, c बाय लैम्बडा। तो न्यू यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू इज c बाय लैम्बडा, c बाय लैम्बडा यहाँ पे, हाँ, इंटू h या फिर h c बाय लैम्बडा, ये ग्रास्प हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखा, फॉर्मूला निकाला था c बाय लैम्बडा। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। एच सी बाय लैम्बडा में 1 बाय लैम्बडा आ रहा है, एंड 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा बार। तो लैम्बडा बार अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो एनर्जी इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा इज लैम्बडा बार, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एच सी, समझे, वो 1 बाय लैम्बडा को लैम्बडा बार पुट कर दिया। तो फोटोन के एनर्जी के टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं, एक है h न्यू, दूसरा है एच सी बाय लैम्बडा, एंड तीसरा है एच सी लैम्बडा बार, ठीक है, लिख दो। क्वेश्चन करेंगे, अब लिखो भाई, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन having 200 nanometer wavelength, ठीक है। given that h is equal to 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एग्जाम में वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं देंगे, ठीक है, वो तुम लोगों को पता रहना चाहिए, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू से तुम लोगों को जो आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा, बिकॉज इट इज गिवन इन जूल्स। फिर बाद में उस जूल्स को तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले जूल्स तक पहुंच जाओ। फॉर्मूला सबको पता है, मैं लिख के दे देता हूँ फिर भी। एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, ये फॉर्मूला यूज करना है, एच सी बाय लैम्बडा। दूसरी बात, इट इज गिवन इन नैनोमीटर, इसको हाँ मीटर में कन्वर्ट करना खुद से, ठीक है। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। वेलोसिटी ऑफ लाइट सबको यहाँ पे पता है, 3 × 10⁸, वो अप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। बाकी लोग जूल्स वाला आंसर कर रहे हो, एच सी बाय लैम्बडा वैल्यूज पुट करो। नहीं, बहुत छोटा आंसर आ रहा है। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला तो मैं बता ही दूंगा, जूल्स वाले आंसर तक पहुंचो यार। देखो यहाँ पे सबसे पहले 6.63 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁸ अपॉन 200 into 10⁻⁻9। इतना तो लिख पा रहे हैं क्या सब जन? तो उसके बाद कैलकुलेट करना कितना ही डिफिकल्ट है इसको। देखो ये 2 zeros कट करके ये -7 बन जाता है, बाद में ही किया था। -7 ऊपर जाएगा तो +7 बनेगा, एंड 2 से डिवीजन तो सबको आती होगी, तो 2 3 × 6 3 × 6 एंड 1 5, समझे, 2 से डिवाइड कर दिया, इनटू अभी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है,
इंटू 10 रेज टू माइनस 34 इंटू 10 रेज टू 8 इंटू 10 रेज टू माइनस प्लस 7, समझे? 10 रेज टू 8 प्लस 7, 10 रेज टू 8 इंटू 10 रेज टू 7, 10 रेज टू 15, 10 रेज टू 15 माइनस इंटू 10 रेज टू माइनस 34, 15 माइनस 34 माइनस 19 एंड 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 5 जा 15, 1 1/3 हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा वापस 3 3 जा इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल्स। ये समझे? अरे 2 से डिवाइड करना था, 3 से मल्टीप्लाई करना था, क्या ही डिफिकल्ट है? पावर्स को साइड में डाल देने का, उनका कैलकुलेशन अलग से करो। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। अब इसके बाद तुम लोगों को इसे जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। यूनिट कन्वर्जन तुम लोगों को पता रहेगा तो इजीली हो जाता है। बहुत सी बार वो यूनिट कन्वर्जन भी एग्जाम में देके रखते हैं, बहुत सी बार, हमेशा नहीं। तो वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल्स, ठीक है। नाउ वी हैव 9.945 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल्स, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 9.945 ऊपर चला जाएगा, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 नीचे आ जाएगा। ये मेथड सबको समझ में आती है अभी ना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आज कन्वर्जन बताया था विच इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 एंड फिर बाद में तुम लोग को 9.945 का कन्वर्जन करना है सिर्फ, ठीक है। एंड यू विल हैव 9.945 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। 10 रेज़ टू माइनस 19 माइनस 19 कैंसल आउट हो जाएगा। 16 का टेबल सबको आता होगा। 16 हाउ मेनी इज 96? 6 जा बराबर। फिर बाद में 99 से 96 निकल गया, कितना बचा? 3 बचा, तो 34 बचा। 16 2 जा 32, मतलब बराबर है, तो 6.2 बस हो गया, ज़्यादा नाटक नहीं करेगा। ओके 2 1, ठीक है, चलो समझे? ये फास्ट नहीं हुआ ना बे? ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हाँ क्या टाइम हो रहा है? लास्ट एक ट्रिक, ठीक है, वो करके खत्म कर देंगे। ऐसे इतने जल्दी कैसे थक गए बे? ऐसे मतलब हाँ, क्या टाइम पास कर रहे हो? जल्दी छोड़ दूंगा, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम मुझे, ठीक है छोड़ो। ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन सो टाइम, बाय बाय, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे। मुझे याद दिलाएं, ट्रिक पढ़ाना बाकी रह गई है, ठीक है। ओके, और आदत डाल दो 2.5 आवर्स की।